खाना काबा पर हमले से पहले इन बागियों ने मस्जिदुल हरम की बेसमेंट में 3 ट्रक लाने की इजाज़त ले ली थी। ये ट्रक्स असलहे और राशन से लदे हुए थे। बेसिकली उस वक्त खाना काबा के बेसमेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इन बागियों के लिए ये अच्छा ऑप्शन था कि ये मस्जिदुल हरम की बेसमेंट में कुछ ट्रक्स ले जाएं और उन पर असलहा लदा हुआ हो। बागियों ने मस्जिदुल हराम पर कब्ज़ा कर लिया। सैयद अल कहतानी ने माइक्रोफोन संभाल लिया और जो लोग उस वक्त हज करने आए थे उनके लिए पैगाम जारी किया कि क़यामत करीब है, इस्लाम का आखिरी फतह का वक्त आ पहुंचा है। टीवी पर हरकत करती हुई तस्वीरें लोगों को गुनाह की तरफ ले जा रही हैं। ख़वातीन घर छोड़कर मुलाजमत कर रही हैं। करप्शन ज़ोरों पर है। फुटबॉल जैसी शैतानी खेलों को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। हम सऊदी शहरी की हैसियत से अपनी बैत वापस लेते हैं। शाही ख़ानदान काफिरों की कठपुतली है, लेकिन अब हमें हल मिल गया है। इसके बाद कहतानी ने इमाम मेहदी के ज़हूर की कुछ हदीसें भी पढ़ी और उसकी निशानियां भी बताईं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का नाम और उनके गाल पर सुर्ख निशान का भी बताया और फिर एक ड्रामाई ऐलान किया कि इमाम मेहदी इस वक्त हमारे साथ हैं। वो इस गुनाहों से भरी दुनिया में इंसाफ लेकर आएंगे। हम सब आपस में भाई हैं और कुरान और हदीस के रास्ते पर वापस जाना चाहते हैं। और फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सीने पर 2 गोलियों के बेल्ट्स बांधे और हाथ में मशीन गन उठाए मकाम इब्राहीम पर नमूदार हुआ। एक एक करके सभी हाजियों से उनके हाथ चूमकर बैत ली जाने लगी। हज़ारों लोग जो हज करने आए थे उनको एक रोशनदान से निकाल दिया गया। इन निकल जाने वाले लोगों में उस वक्त के इमाम काबा इब्न अल सबील भी थे, जिन्होंने इंडोनेशियन लोगों का लिबास ओढ़ लिया था, क्योंकि इंडोनेशियन लोग इन बागियों के किसी काम के नहीं थे। सुबह 8 बजे के बाद मक्का की पुलिस पहली बार हरकत में आई। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। पुलिस की पहली नफरी के आते ही मस्जिदुल हरम के मीनारों से माहिर निशाना बाजों की गोलियां बरसने लगीं। 8 पुलिस वाले वहीं दम तोड़ गए और 36 जख्मी हुए। पुलिस को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, वो भी अल्लाह ताला के घर में, जिसको देखते हुए पुलिस अब पीछे हटने लगी। रियाद सिटी में मौजूद शाह खालिद को इस सारे हमले की इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई। दोस्तों, आप देख रहे हैं खाना काबा पर हमले की 5वीं एपिसोड। इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे कि कैसे सऊदी बादशाह को उलमा की ज़रूरत पड़ी और स्पेशली उनके एक फतवे की। शाह खालिद ने जो पहला एक्शन लिया वो ये कि हर किस्म की इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर रोक कर इस खबर को फैलने से रोकना था। सऊदी अरेबिया ने बाकी कंट्रीज से भी राब्ते बिल्कुल ख़त्म कर दिए और ये हिदायत फौरी तौर पर टेलीफोन कंपनीज़ को जारी कर दी। अब मुल्क से बाहर किसी को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। सऊदी रेडियो और टीवी इस बारे में बिल्कुल खामोश थे। बस सिर्फ जो मामूल की न्यूज़ होती हैं वो चल रही थी और ये मुकम्मल ब्लैक आउट कोई गैर मामूली बात नहीं थी। इसके 11 साल बाद जब इराक़ ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया था तो सऊदी अरेबिया के शहरियों को इस वाक़े की खबर 3 दिन बाद हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये मामला कुछ और था। खाना काबा में फायरिंग और खिताब तो हरम शरीफ के साथ रहने वाले लोगों ने खुद अपने कानों से सुना था। मक्का मुकरमा के करीब तरीन बाज़ारों में लोग अब ये बातें करने लग गए कि क्या इमाम मेहदी वाकई आ चुके हैं। अब लोग मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुके थे इस बात को लेकर। पुलिस वाले और फौजी भी कुछ करने से झिझक रहे थे। लोग अब ये बातें करने लगे, क्या ये वाकई सच हो गया तो, क्या वाकई इमाम मेहदी आ गए हों तो कहीं हम उनसे मुकाबला करके एक अजीम गुनाह में मुब्तला तो नहीं हो जाएंगे, और अगर नहीं तो क्या मस्जिदुल हरम जैसी मुक़द्दस तरीन जगह पर हथियार ले जाए जा सकते हैं। यहाँ पर तो गोली चलाना हराम है, अगर हम यहाँ मारे गए तो क्या हमें जहन्नुम का टिकट मिल जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस सुल्तान फौजियों से बेहद नाराज़ हुए। उन्होंने अपने फौजियों से कहा कि अगर तुम भी खुदा के घर की हिफाजत नहीं करोगे तो आखिर कौन करेगा। क्या मुझे इसके लिए भी पाकिस्तानियों को बुलवाना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों को ये हमला रोकने के लिए अब उलमा की ज़रूरत आ पड़ी थी। ज़ाहिर है दोस्तों, हुक्मरानों को ये फतवा चाहिए था कि जिन लोगों ने मस्जिदुल हरम में कब्ज़ा किया है वो कोई इमाम मेहदी नहीं है, लेकिन लोगों में तो अब ये बातें मशहूर होती जा रही थी। शाह खालिद ने फौरी तौर पर 30 उलमा को रियाज में बुलवा लिया। इनमें इब्ने बाज, इब्ने सबील और इब्ने राशिद भी शामिल थे। 30 उलमा पहुँच तो गए, लेकिन उन्होंने जो अपने मुतालबात रखे वो सऊदी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। इन उलमा को खुसूसी तैयारों में रियाद लाया गया था। मीटिंग का आगाज़ शाह खालिद ने मामले की संगीनी से किया और कहा कि इस्लाम के सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम को महफूज रखना हमारा सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है। इस वक्त काबे में तवाफ़ नहीं हो रहा, वहाँ नमाजें नहीं पढ़ी जा रही। इस वक्त हमें फौरी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। फ़ौजियों और पुलिस वालों को आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। उलमा ने सबसे पहले इस बात पर बहस शुरू की कि क्या इमाम मेहदी का जो ज़हूर की बातें हैं वो दुरुस्त हैं या गलत। बहस के बाद सब इस नतीजे पर पहुँचे कि ये दावा दुरुस्त नहीं है। इसके बाद उलमा ने वो मुतालबात रखे जो कि खाना काबा में मौजूद दहशत गर्दों ने ऑलरेडी रखे हुए थे।
یہ 30 کے 30 علماء ان دہشت گردوں کے مطالبات سے ہمدردی رکھتے تھے۔ علماء نے اپنی بحث میں مکہ کے گورنر اور شاہ کے بھائی شہزادہ فواز کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ فواز لبرل سوچ رکھتے تھے۔ علماء نے انہیں اس واقعے کا قصوروار ٹھہرایا۔ کئی نوجوانوں کے جذبات اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ہی بھڑکتے ہیں۔ جب ایک جذباتی نوجوان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس پر کوئی رد عمل دے۔ علماء نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ شاہی خاندان کو اور ان کی کمزوریوں کے باوجود ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ان باغیوں کے خلاف فتوے پر دستخط کرنے کو تیار ہوں گے۔ لیکن حکومت کو بھی کچھ چیزوں کی یقین دہانی کروانی ہوگی کہ انہیں اسلام کے نفاذ کی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ خواتین کا ٹی وی پر آنا بند، فلمیں ختم۔ شاہ فیصل کے سوشل لبرلز کے پروگرام کو نہ صرف ترک کرنا ہوگا بلکہ اس اقدامات کو واپس پلٹنا ہوگا۔ سعودی پیٹرو ڈالرز کا استعمال دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے کیے جانے کا کام کرنا ہوگا۔ اس پروگرام کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے جانے کی شرط رکھی گئی۔ اب عملی طور پر دیکھا جائے تو علماء نے بھی ان باغیوں کی ساری شرائط کو سعودی خاندان کے سامنے رکھ دیا۔ اس سارے پروسیس میں بہت وقت لگا، لیکن بالآخر تیسرے روز علماء کے دستخط کر کے یہ فتویٰ سعودی حکومت کے پاس تھا۔ اب 3 دن گزرنے کے بعد سعودی حکومت کے پاس یہ فتویٰ موجود تھا کہ خانہ کعبہ میں جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور اب ان پر ایکشن لیا جا سکتا تھا۔ جب ریاض میں 3 دن یہ میٹنگ جاری تھی تب باغیوں نے مسجد الحرم کی بیسمنٹ میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ ہر چیز ان کے پلان کے مطابق چل رہی تھی، کوئی مزاحمت نہیں ملی تھی۔ حکومت کی طرف سے جو لڑائی کی یہ توقع کر رہے تھے وہ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سعودی عربیہ نے سب سے پہلے مسجد الحرم کی بجلی کاٹ دی اور پانی بھی مکمل طور پر بند کر دیا۔ اب مسجد الحرم میں موجود یہ باغی اور سارے حاجی ٹوائلٹ تک نہیں جا سکتے تھے، جس کی وجہ سے مسجد الحرم میں کچھ کمروں کو ہی واش روم بنا لیا گیا۔ پورے مسجد میں بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ حاجی اب نکل نہیں سکتے تھے اور ان میں سے جو بوڑھے تھے وہ لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر روشن دان کے ذریعے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والے 75 سالہ محمد ستاج ضعیف تھے، جو اندر انتقال کر جانے والوں میں سے پہلے شخص تھے جو اپنی جگہ لیٹے لیٹے فوت ہو گئے تھے۔ ہمیشہ روشن رہنے والی یہ بڑی مسجد اب اندھیروں میں تھی۔ مسجد کے میناروں پر بیٹھے ماہر نشانہ بازوں کو پورا شہر صاف نظر آ رہا تھا۔ کسی بھی حرکت کرتی چیز کو نشانہ بنانا ان کے لیے آسان تھا۔ علماء سے فتویٰ آ جانے کے بعد اب لڑائی کا پہلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ ابھی سعودی حکومت کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش تھا وہ یہ کہ مسجد الحرم میں کتنے باغی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کتنے پرعزم ہیں، اور دوسری طرف سعودی فوج جو اس سارے معاملے میں نپٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ دوستو اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کریں گے کہ اس سارے حملے کے دوران جو باقی کنٹریز تھے ان میں جو معاملات چل رہے تھے وہ سعودی عربیہ کے لیے فیوریبل تھے یا نقصان دہ۔ اگر آپ نے پہلے کی 4 ایپیسوڈز نہیں دیکھی تو آپ میری یہ پلے لسٹ جا کر ضرور دیکھیے گا۔ کوئی ایپیسوڈ مس نہ ہو جائے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔